जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम 2PF है। हम लोग यहाँ पे RS खुरमी का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम लोगों ने शुरू किया था। आज लगभग हम लोग का ये 6th लेक्चर है। चलिए तो आइए देखते हैं। 288 क्वेश्चंस तक हो गए थे पिछले लेक्चर में। हम लोग का बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। चलिए आज देखते हैं 289 से। 289 देखिए क्या बोल रहा है। 289 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट इज जज्ड बाय द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। बोल रहा है क्या जो शाफ्ट का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग जो कैसे मापते हैं, जो उसका हम लोग का टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है उसी से। तो हम लोग ने बार बार क्या ले रहा था, जो टॉर्क ट्रांसमिटेड था वही तो ले रहा था, π/16 टॉर डी क्यू। ये केस था हम लोग का। ये केस था हम लोग का सॉलिड के केस में, और हॉलो के केस में जो टॉर्क ट्रांसमिटेड था हम लोग का π/16 टॉर डी टू द पावर 4, मतलब आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर टू द 4 बाई डी। ये हम लोग का ये हॉलो के केस में था। तो ये जो टॉर्क ट्रांसमिटेड हो रहा है शाफ्ट का, वही स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट हम लोग इसी को जज कर रहे थे। तो इसका जो है उत्तर सही है 289 का ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 290 बोल रहा है द टू शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। द शाफ्ट ए इज सॉलिड एंड हैज डायमीटर डी। द शाफ्ट बी इज हॉलो विथ आउटर डायमीटर डी एंड इनर डायमीटर d/2। द स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट इन टॉर्सन इज डैश दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। इसका देखिए एक बार मैंने इसका करवाया था, जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ था कि d = 100 mm सॉलिड के केस में, और d = 100 mm दिया हुआ था इसका, और इनर डायमीटर 50 mm दिया हुआ था। तो मैंने इसको d = d लिया था और इस d को कैपिटल D/2 करके लिया था। सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वहाँ पर जो है न्यूमेरिक छोड़ करके मैंने उसको अल्फ़ाबेट के टर्म में ही, मतलब d के टर्म में ही मैंने डाला था। तो उसका उत्तर वहाँ पे क्या हो रहा था 15/16। तो यहाँ भी जो है उत्तर उसका सेम होगा 15/16। वो सेम सॉल्यूशन है दोनों का। यहाँ पे सिर्फ ए और बी यहाँ भी बोला है। यहाँ पे हॉलो शाफ्ट टू सॉलिड शाफ्ट का यहाँ पर रेशियो पूछा है, A/B का नहीं पूछा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे 15/16 इसका सही उत्तर होगा आएगा। 291 बोल रहा है टू शाफ्ट ए एंड बी। दो शाफ्ट है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है। द शाफ्ट ए इज ऑफ डायमीटर D। डायमीटर इसका D है, एंड शाफ्ट बी इज डायमीटर ऑफ D/2। तो बोल रहा स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट बी इज डैश टू एज दैट ऑफ शाफ्ट ए। दोनों हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग का यहाँ पर इनर और आउटर का बात नहीं किया गया, तो दोनों सॉलिड शाफ्ट को केस से कंसिडर करेंगे। T = हम लोग क्या जानते हैं π/16 इंटू टॉर इंटू DQ। ये ए के केस में हो जाएगा। बी के केस में टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा π/16 इंटू टॉर इंटू D/2 का क्यू। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा π/16 इंटू टॉर इंटू DQ/8। ये हो जाएगा ना। अब देखना है, अब बार बार मैं हर एक बार बोल रहा हूँ, देखना किसने पूछ रहा है, B/A पूछ रहा है। तो TB/TA करेंगे, ना कि TA/TB। नहीं तो हम लोग का आंसर जो है गलत आएगा। तो TB/TA क्या हो जाएगा हम लोग का, TB आ गया π/16 इंटू टॉ इंटू DQ/8 इंटू 1/π/16 इंटू टॉ इंटू DQ। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देंगे उसको हम लोग। ये कैंसिल, ये बच क्या गया हम लोग का 1/8, मतलब 1/8 जो है हम लोग का 1/8 टाइम जो है शाफ्ट बी से जो है शाफ्ट ए जो है उसका स्ट्रेंथ होगा हम लोग का। ठीक, आइए नेक्स्ट 292 नंबर। 292 नंबर बोल रहा है कि व्हेन टू शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ वन ऑफ विच इज हॉलो ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क एंड हैव इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस देन दे शुड हैव इक्वल। बोल रहा है दो शाफ्ट है सेम लेंथ का, एक हॉलो, वन ऑफ विच इज हॉलो, जिसमें कि एक जो हॉलो है तो वो ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क, वो जो है दोनों क्या कर रहा है, टॉर्क जो है इक्वल ट्रांसमिट कर रहा है। टॉर्क जो है इक्वल ट्रांसमिट कर रहा है और मैक्सिमम स्ट्रेस भी इक्वल है। तो उन दोनों का ऐसा क्या एक प्रॉपर्टी जो है
हम लोग का सेम रहेगा, जब हम लोग का ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो वो चीज़ हम लोग का पोलर मॉडुलस, वो चीज़ क्या है हम लोग का पोलर मॉडुलस। बाकी जो सभी चीज़ हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट जिसको थीटा, डायमीटर डी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग की आई ले रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग का सब अलग अलग रहेगा। लेकिन पोलर मॉडुलस जो कि हम लोग J/R ले रहे थे वो हम लोग का सेम ही रहेगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 293 में देखिए का क्वेश्चन में देखिए, ये हम लोग का फिगर दिया हुआ बोल क्या रहा है, सर्कुलर शाफ्ट। ये सर्कुलर शाफ्ट है, ये 2D में दिखाया गया इसलिए आपका रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन अगर 3D में अगर कुछ बना है तो हम लोग का इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस तरह से हम लोग का ये सर्कुलर शाफ्ट। ये इसका जो है D/2 दिया हुआ है डायमीटर, इसका D दिया हुआ, ये L/2 लेंथ है, ये भी L/2 लेंथ सेम है, डायमीटर उसका आधा है। बोल रहा है सर्कुलर शाफ्ट फिक्स्ड एट ए है डायमीटर D फॉर हाफ, आधा के लिए जो है हम लोग का D है डायमीटर, और D/2 है अगले आधा के लिए, एज शोन इन फिगर 2.51। इफ रोटेशन ऑफ B रिलेटिव टू A इज 0.1 रेडियन। रोटेशन दिया हुआ है B का, ये A है, ये B, ये C। B का रोटेशन दिया हुआ है A के तुलना में 0.1 रेडियन, 0.1 रेडियन। द रोटेशन ऑफ C रिलेटिव टू B विल बी, मतलब θ2 निकालने बोल रहा है, θ2 1 दिया हुआ है, θ2 निकालने के लिए बोल रहा है, जहाँ की हम लोग का θ1 दिया हुआ है। देखिए हम लोग जो इक्वेशन पढ़े थे T/J इक्वल टू C∅L, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। यहाँ से क्या हम लोग का पता, यहाँ से हम लोग क्या पता कर रहे हैं कि जो थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू J। थीटा जो है हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू J है, यानी J मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, D⁴। थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D⁴। अब देखिए जब थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D⁴, कहने का मतलब है θ1 अपॉन θ2, θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, जब इन्वर्सली तो उल्टा हो जाएगा उसका, मतलब D/2⁴ अपॉन D⁴, यही चीज हो जाएगा ना। जब हम लोग का थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जस्ट उल्टा है, जो छोटा वाला डायमीटर है उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा डायमीटर है उसको बाद में लिखेंगे। θ1 हम लोग का दिया हुआ 0.1 रेडियन, 0.1 बाई θ2 यही निकालना हम लोग का, तो D⁴/8 इंटू D⁴। यहाँ पर देखिए D⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल टू जाएगा 8 इंटू 0.1, 8 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 0.8 रेडियन। सॉरी तो यहाँ पर 2⁴ जो है हम लोग का 2⁴ यहाँ पे 16 होगा, 2⁴ 16 होता है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। उस कंडीशन में हम लोग का θ2 क्या आ जाएगा 1.6 रेडियन, 1.6 रेडियन। θ2 जो है 1.6 रेडियन, सी नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2⁴ 16 होगा, थोड़ा गलती हो गया था। चलिए 294 नंबर जस्ट उसके नीचे मैंने लिख दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन है। बोल रहा फॉर द टू शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट विल बी सेम। बोल रहा है दो शाफ्ट है कनेक्टेड है पैरेलल में, तो बोल रहा है जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा दोनों शाफ्ट का, क्या वो सेम होगा, तो यस दोनों का जो है शाफ्ट का जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है सेम होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा जो है सेम होगा दोनों का। मतलब कि अगर यही चीज़ अगर ये तो हम लोग का केस हो गया सीरीज का, अगर पैरेलल में है, अगर इसको जितना एंगल से घुमा रहा है ये भी उतना ही एंगल से घूमेगा, वो तो वो केस हो जाता है पैरेलल का। ये नेक्स्ट नंबर 295।
स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया है इसमें, ट्विस्टिंग केस में स्ट्रेन एनर्जी हम लोग ने पढ़ा था, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग ने पढ़ा था बीम के केस में, प्रिज्मेटिक बार के केस में पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पूछा गया सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में, तो स्ट्रेन एनर्जी इसका होता है टॉ बाई 4c इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, टॉ स्क्वायर बाई 4c, टॉ स्क्वायर बाई 4c सॉरी टॉ स्क्वायर बाई 4c इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट हो जाता है इसका जो स्ट्रेन एनर्जी होता है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। अब फिर यहाँ पूछा हॉलो का, तो हॉलो के केस में क्या ले लेंगे, टॉ स्क्वायर बाई 4c तो होता ही है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ इसका जो होता है डी स्क्वायर, मतलब आउटर डायमीटर प्लस इनर डायमीटर का स्क्वायर बाई आउटर डायमीटर, ये हम लोग का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉ स्क्वायर बाई 4c इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। 297 नंबर आइए देखते हैं। अब यहाँ से इक्वेशंस पूछा गया है, मूवमेंट के टर्म में इक्वेशन पूछा गया है कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, उसका इक्वेशन पूछा गया। चलिए ये देखते हैं। बोल रहा है सर को एक शाफ्ट है डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट टी, बेंडिंग मूवमेंट एम, तो बोल रहा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, एम ई निकालने के लिए बोला है। बेंडिंग मूवमेंट एम ई निकालने के लिए बोला है, तो जो बेंडिंग मूवमेंट हम लोग का होता है सी नंबर होता है हाफ इंटू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट पूछेगा तो हाफ इंटू एम इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर पूछे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये जो ए नंबर क्वेश्चन है, ये जो ए नंबर ऑप्शन है, ये है होता है हम लोग का इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट पूछे तो हाफ इंटू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट पूछे तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट नंबर 298 देखिए। 298 इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट ही पूछा है, तो इसमें फिर तो ए नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 299, इसमें पूछा हम लोग का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा जब हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस इसमें देखिए ये था मैक्सिमम इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट जब देख रहे थे तो हम लोग का हाफ इंटू एम प्लस ये हो रहा था, इसमें सिर्फ हाफ जुटा हुआ था, लेकिन जब अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेगा तो हम लोग का 16 बाई पाई डी क्यू इंटू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। 300 नंबर देखिए, इसमें पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ए नंबर जो हम लोग का सही उत्तर होगा 16 बाई पाई डी क्यू इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका डिराइवेशन नहीं करने जा रहा, थोड़ा बहुत लॉन्ग पड़ जाता है, उतना टाइम नहीं है हम लोग के पास, बहुत फिर एक एक लेक्चर फिर हम लोग का डिराइवेशन में ही चला जाएगा, तो उस हिसाब से अपना जैसे भी हो याद उसको रखना है। चलिए 301 नंबर पूछा है अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट टी एंड अ बेंडिंग मूवमेंट एम इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, तो पूछा है देन एम इक्वल टू। देखिए शाफ्ट दिया हुआ डायमीटर डी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट टी है, बेंडिंग मूवमेंट एम है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो इक्वल है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो भी डेवलप हो रहा है, तो एम जो है क्या होगा, तो इस केस में जो एम होता है वो हाफ हो जाता है उसका, वो क्या हो जाता है हम लोग का t/2, मतलब कि हाफ हो जाता है। टॉर्क के केस में अगर देखेंगे t/2 हो जाता है 301 का ए नंबर। अब देखिए यहाँ से स्प्रिंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ से अब हम लोग का 302 नंबर से स्प्रिंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसमें 2-3 फार्मूला है, याद रखिएगा, बाकी जो इजी का है। बोल रहा है इन स्प्रिंग बैलेंसेस द स्प्रिंग इज यूज टू, बोल रहा है स्प्रिंग बैलेंसेस में जो स्प्रिंग जो है हम लोग का उसका काम क्या है, तो मेजर फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंसेस ध्यान रखना, स्प्रिंग बैलेंसेस पूछा है, सिर्फ स्प्रिंग का यूज नहीं पूछा है। स्प्रिंग बैलेंस में जो है मतलब कोई जो स्प्रिंग को बैलेंस कर रहा है उसमें कोई भी एक स्प्रिंग में उसको हम क्या करते हैं, तो उसको फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग
बैलेंसिंग स्प्रिंग लगाते हैं उसमें। बोल रहा है इन वॉचेज द स्प्रिंग इज यूज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड एब्जॉर्प्शन, तो नहीं, ये गलत है। वॉच में जो है स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं, ताकि बिना बैटरी का वो हम लोग का चल सके। जो पुराना जमाना घड़ी आता था, एक बार चाबी दे देते थे, हम लोग का चलते रहता था। तो उस केस में वॉच क्या करता है, स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ताकि ज़रूरत आने पर उसका जो है पूरा यूज हो सके। तो ये हम लोग का 9 हो जाएगा, ये रॉन्ग है। 303 का बी नंबर है हम लोग का, ये 9 हो जाएगा। 304 नंबर, द स्प्रिंग इन कार आर यूज टू स्टोर, अभी मैंने स्टोर स्ट्रेन एनर्जी किसमें बताया, वॉच में होता है, तो ये भी हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। 305, द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेज आर यूज टू, बोल रहा है स्प्रिंग जो ब्रेक और क्लच में यूज होता है वो क्या करता है हम लोग का। तो जब भी देखते हो कोई भी गाड़ी चलाते होंगे आप लोग, तो ब्रेक और क्लच जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, फोर्स उसमें अप्लाई करता है, तब जाके वो जो क्या होता है, ऑपरेट होता है हम लोग का। बोला 306 नंबर, स्प्रिंग व्हेन लोडेड इज परमानेंटली डिस्टॉर्टेड एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड है यहाँ पर, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, तो ये सही उत्तर है। कोई भी एक स्प्रिंग है, अगर इसमें हम लोग लोड लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब इसका जब लोड को हटाइएगा तो ये फिर जो स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगा। 307 नंबर, इन अ वॉच द स्प्रिंग इज यूज्ड टू स्ट्रेन एनर्जी, द एनर्जी इज रिलीज्ड। देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो वॉच में जो है स्प्रिंग जो यूज होता है स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो वो स्ट्रेन एनर्जी उस वॉच में क्या काम करता है। तो मैंने अभी बताया कि एक बार जब वॉच में जो पहले वाला वॉच था उसमें जब एक बार उसको चाबी दे दीजिएगा तो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर देता था, उसके बाद वो वॉच जो है चलता रहता था 1 दिन 2 दिन बिना बैटरी का। तो इसको क्या हो जाएगा, टू रन द वॉच। 308, a spring is used to absorb shocks and vibration is, a spring is used to absorb shocks and vibration is। तो आप लोगों ने बड़े बड़े ट्रक्स और कार में देखा होगा, कुछ इस प्रकार का हम लोग का जो है स्प्रिंग बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीफ स्प्रिंग। तो ये इसका वही सही उत्तर होगा, जिसका हम लोग सस्पेंशन के तौर पर यूज करते हैं। सेंटर बीच में रहता है और साइड पे हम लोग लोड देते हैं। पूरा द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड। 309 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब कि बोल रहा है एक यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग में कितना लोड रिक्वायर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग स्टिफनेस। स्प्रिंग स्टिफनेस के से डिनोट करते हैं इसको। अभी आगे क्वेश्चंस में इसका इक्वेशन भी आ जाएगा। बोला इन द लीफ स्प्रिंग्स द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द प्लेट इज, बोल रहा है कोई भी लीफ स्प्रिंग में मैक्सिमम बेंडिंग होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना जो है हम लोग का डेवलप होगा, उसका इक्वेशन पूछा है। तो उसका जो इक्वेशन होता है हम लोग का 3WL/2N/BT², जहाँ W लोड है, L स्पैन ऑफ स्प्रिंग है, N नंबर ऑफ प्लेट है, B विड्थ ऑफ प्लेट है, T थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक, इक्वेशन याद रखिएगा क्या है, 3WL/2N/BT²। ये हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ कोई भी एक स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस याद रखना है। कौन सा स्प्रिंग में, लीफ स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग में नहीं टिक कर दिया, लीफ स्प्रिंग के केस में दिया है। ठीक, चलिए बोल रहा है इन अ लीफ स्प्रिंग द लेंथ ऑफ ऑल द लीव्स आर इक्वल। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है ऑल लीव्स इक्वल है, नहीं, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग का नीचे आता जाता है, हम लोग का लीव्स का जो है लेंथ जो है घटते जाता है हम लोग का। 312 नंबर, अ लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड। मैंने बताया लीफ स्प्रिंग जो है सपोर्ट होता है सेंटर पे और लोडेड होता है दोनों एंड पे। तो एंड लोडेड, सेंटर पे लोड होता है
सेंटर पर हम लोग का सपोर्ट होता है और लोड होता है हम लोग का दोनों ही एंड्स पर। अगर ये जो मैंने बताया था इस तरह से, यहाँ पर जो है सेंटर पे लोड, सेंटर पे सपोर्ट होता है और दोनों साइड जो है हम लोग का लोड होता है, तभी जाकर के ये सस्पेंशन के तरीके से काम कर सकता है, शॉक को एब्जॉर्व करता है हम लोग का। लीफ स्प्रिंग डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, बोला लीफ स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन होता है हम लोग का 3WL³ बाई 8EN/BT स्क्वायर, 3L³ बाई 8EN/BT स्क्वायर। बोल रहा व्हेन अ क्लोजली क्वाइल्ड, COILED है, क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, इट इज सेड टू बी अंडर। ये बोल रहा हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग के केस में पूछा है कि अगर लोड इस एक्सियल लोड डालेंगे तो वो किसके अंडर में जाएगा, वो तो टॉर्सन के अंडर में चला जाएगा। क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग जो है एक्सियल लोड देंगे तो ये टॉर्सन के अंडर में चला जाएगा। इस देखिए क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग का मीन डायमीटर दिया हुआ और एक्सियल लोड भी W दिया हुआ, तो उस केस में उसका जो डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग का, उसका इक्वेशन पूछा है। तो इक्वेशन उसका होता है 8WDQN/CD⁴। C हम लोग जान रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, C या G जिसमें आप लोग टर्म करते हो उस हिसाब से आप याद रखिएगा। N नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ, D जो है ये D है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। देखिए 2D दिया हुआ, एक D जो स्मॉल d है यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर है, और कैपिटल D जो है हम लोग का मीन डायमीटर है, मीन डाया। W लोड है हम लोग का, N नंबर ऑफ टर्न हो गया, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, ठीक। यही नेक्स्ट बोल रहा है इस कंडीशन पूछा स्टिफनेस क्या होगा स्प्रिंग का, क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में जहाँ के मीन डायमीटर D दिया हुआ है, लोड W दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग का स्टिफनेस पूछा गया, K क्या होगा, स्टिफनेस पूछा गया है क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में, तो इसका D नंबर जो है सही उत्तर है CD⁴/8DQN। यहाँ देखिए जस्ट इसका उल्टा लगभग आएगा, ये 8WDQN/CD⁴ है, तो यहाँ पर क्या है CD⁴/8DQN लोड को हटा कर रहे हैं। स्टिफनेस होता ही हम लोग का 1/K, डिफ्लेक्शन का जो है हम लोग का 1/K जो है स्टिफनेस होता है, तो इसका याद रखिएगा, जस्ट उसका उल्टा, लोड को हटा दीजिए तो जस्ट उसका उल्टा होगा, वही हम लोग का उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से दो स्प्रिंग लिएगा, टू क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग A and B of the same material, same number of turn and made from same wire are subjected to an axial load W. The mean diameter of spring is A is double to that of mean diameter of spring B. The ratio of deflection in spring B to spring A will be। देखिए A और B है दो हम लोग का क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग जो है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, और बोल रहा है एक्सियल लोड W लग रहा है दोनों केस में, और बोल रहा है जो मीन डायमीटर है, मीन डायमीटर जो कैपिटल D से डिनोट कर रहे थे, वो जो है डबल है A का B से, मतलब DA = 2DB। यहाँ पे B A और B हटा देते हैं, जो कि डबल ही है, तो 2 = 2D हम लोग का दिया हुआ है मीन डायमीटर। तो डिफ्लेक्शन का जो है रेशियो यहाँ पूछा है कि डिफ्लेक्शन का दोनों का रेशियो क्या होगा। पहले तो देखिए डिफ्लेक्शन हम लोग क्या देखे थे, 8WDQN/CD⁴, तो ये A के केस में हो जाएगा। B के केस में क्या हो जाएगा, 8WD हम लोग का 2D हो गया, तो 2D⁴ N/CD⁴। नंबर ऑफ टर्म सेम बोला है, स्प्रिंग का डायमीटर सेम बोला है, मीन डायमीटर सिर्फ अलग है, तो रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन B/A पूछा है, तो B को A से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 8W 2/Q, तो 8 हो जाएगा DQ × N/CD⁴, इंटू इसको रिवर्स करके लिख देते हैं CD⁴/8WDQ × N। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करेंगे, जो हम लोग का बचेगा वो उत्तर हो जाएगा। क्या बचा, हम लोग का 8 बचा।
B to A, the mean diameter of a spring A is double. यहाँ पे D इक्वल टू 2D 317 का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, D को यहाँ पूछा मीन डायमीटर ऑफ, बोला है मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग A इज डबल। A का जो मीन डायमीटर है स्प्रिंग का वो डबल है B के तुलना में, है ना। तो उस केस में यहाँ पर जो है 2D होगा A का और B का जो है सिर्फ D होगा। जस्ट इसको उल्टा कर लीजिएगा तो उसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1/8। यहाँ पर जो है डायमीटर लिखने में गलती हो गया है, 1/8। इसलिए थोड़ा देख ही लेते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये 2D और D हो जाएगा, क्योंकि बोला है मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग A इज डबल। A का जो है डबल है D से की तुलना में, तो B का D हो जाएगा, इसका 2D हो जाएगा। तो 8W³ 2D³ इंटू N बाई CD⁴ और इसका भी रह जाएगा 8W नहीं है, WQ नहीं होता, 8WD³ इंटू N बाई CD⁴। ठीक, B to A पूछा है तो B को पहले ऊपर रखेंगे, B को हम लोग ऊपर रखेंगे 8WD³N बाई CD⁴ इंटू, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दे रहा हूँ मैं, 8W इंटू 8D³ इंटू N। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/8। ठीक, वो थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया था D का टर्म में लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 318 नंबर, उसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टिफनेस क्या हो जाएगा B to A के केस में, तो जस्ट उसका उल्टा होता है स्टिफनेस, तो क्या जाएगा हम लोग का D नंबर। 1/8 उसमें आया था, डिफ्लेक्शन में बार बोल रहा हूँ, जो डिफ्लेक्शन होगा जस्ट उसका उल्टा हम लोग का स्टिफनेस होता है। तो उसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग का जो 1/8 आया था डिफ्लेक्शन, तो स्टिफनेस हम लोग का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हम लोग का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 319 नंबर, बोल रहा है क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग मीन डायमीटर D, स्प्रिंग वायर डायमीटर D, द स्प्रिंग इंडेक्स इज द रेशियो। तो स्प्रिंग डायमीटर जो होता है मीन डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर होता है कैपिटल D/D। हाँ ठीक है, 319 का सी कैपिटल D/D मीन डायमीटर टू स्प्रिंग डायमीटर। अब बोल रहा है टू क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है A और B आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्प्रिंग A इज हाफ दैट ऑफ। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, जो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन नंबर ऑफ टर्न को आधा किया गया है, तो उस केस में रेशियो क्या होगा स्प्रिंग A to B का। तो हम लोग क्या जानते हैं 8WD³N बाई CD⁴। अब अगर जो है n को अगर हाफ कर दिया गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, n तो हम लोग को इसमें ना ही क्यूब है ना ही स्क्वायर है, तो उस केस में अब निकालने क्या बोल रहा है वो देख लिए, A/B बोल रहा है, A/B के केस में बोल रहा है निकालने के लिए। तो B का जो है क्या बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न जो है A इज हाफ, A और B है, नंबर ऑफ टर्न ये हाफ है B के तुलना में, तो ये तो नीचे चल जाएगा n/2, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये आधा हो जाएगा उस कंडीशन में। सिर्फ इसी तरह से, नहीं तो फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टू द पावर ना स्क्वायर है ना तो 4 है ना क्यू है, तो इसी तरह से हम लोग समझ लेंगे जल्दी में। 321 बोल रहा था स्टिफनेस ऑफ ए क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज डैश प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। तो देखिए 8WD³N बाई CD⁴ ये हम लोग का डिफ्लेक्शन था। यही हम लोग अगर K निकालते हैं तो हम लोग क्या होता है CD⁴ बाई 8D³N। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टिफनेस पूछा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए K जो है हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग का साफ साफ दिख रहा है इक्वेशन में, तो इसका जो उत्तर होगा हम लोग का B होगा। 322 बोल रहा है इसमें क्या किया गया, टू क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग लिया है, बोल रहा है दोनों
इक्वल है ऑल रिस्पेक्ट में, बट द डायमीटर ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग ए इज डबल टू दैट ऑफ स्प्रिंग बी। तो स्टिफनेस पूछा गया है, स्टिफनेस के इक्वल टू पूछा है। स्टिफनेस क्या होता है हम लोग का सी डी टू द पावर 4 बाई 8 डी क्यू एन। अब हम लोग क्या पूछा दिया, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर स्मॉल डी जो है, अगर ए और बी ले लेते हैं तो इसमें क्या है स्मॉल डी जो है, स्मॉल डी यही तो होता है हम लोग का डायमीटर ऑफ वायर ऑफ स्प्रिंग। बोल रहा ए इज डबल दैट ऑफ डी बी, तो ये 2D रहेगा तो ये ए रहेगा डी रहेगा, तो बी टू ए पूछा है। तो अगर बी टू ए पूछा है, बी को अगर हम लोग ऊपर रखेंगे, बी को हम लोग ऊपर रख दे सी डी पावर 4 बाई 8 डी क्यू एन, और इसको नीचे रखेंगे तो ये 8 डी क्यू एन बाई सी, ये 2 गुना है तो 2 डी टू द पावर 4, तो 2 डी टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 1/16 हम लोग का जो सही उत्तर होगा ए नंबर 1/16 322 का, 322 का 1/16 जो है हम लोग का सही उत्तर होगा। ए नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है टू क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट द नंबर ऑफ टर्न ऑफ स्प्रिंग ए इज डबल टू दैट ऑफ स्प्रिंग विद द स्टिफनेस ऑफ, इसमें स्टिफनेस पूछा है नंबर ऑफ टर्न जो है डबल कर देंगे, उस केस में हम लोग का क्या होगा। तो स्टिफनेस पूछा है, स्टिफनेस हम लोग क्या बार बार देख रहे हैं सी डी टू द पावर 4 अपॉन 8 डब्लू नहीं होता 8 डी क्यू एन होता है। ठीक, अब देख लीजिए ए का डबल है, ए का हम लोग का डबल है, मतलब ये 2n है तो ये n है, ये 2n है तो हम लोग का n है। ए इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्प्रिंग ए इज डबल दैट ऑफ स्प्रिंग। तो हम लोग का बी वाला जो है ए जो है हम लोग का नीचे रह जाएगा, ए जो है हम लोग का, जब हम लोग इसको जो है फिर 8 डी क्यू एन बाई सी डी पावर 4 जब कैंसिल आउट करेंगे ये 2n हो जाएगा हम लोग का, चूंकि ये ए है बी है, ए इज टू बी के केस में निकालने बोला तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का हाफ आ जाएगा 1 हाफ। ठीक, 324 बोल रहा है क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ में काट दिया गया है। उस केस में स्टिफनेस पूछा है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, जब 2 हाफ में जो है काट देंगे तो स्टिफनेस जो है हम लोग का वहाँ पर डबल हो जाएगा, स्टिफनेस क्या हो जाएगा हम लोग का वहाँ पर डबल हो जाएगा। 325 नंबर देखिए, बोल रहा है कंपोजिट शाफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेप्ड पोर्शन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 हेल्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट एट द एंड इट्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज। जब भी बोलेगा 2 स्टेप्ड पोर्शन में तो उस कंडीशन में हम लोग का दोनों जो है ऐड करके होता है K1 प्लस K2 हो जाएगा। स्टेप 2 स्टेप्ड पोर्शन में जब भी बोलेगा तो हम लोग का K1 प्लस K2 हो जाएगा कंपोजिट शाफ्ट के केस में। चलिए देखिए 326 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट उसका उल्टा है। 326 नंबर जस्ट इसका क्वेश्चन का उल्टा है। पिछला जो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्टेप्ड पोर्शन में बोला तो K1 प्लस K2 कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है एक जो है फिक्स कर दिया गया वन इंड, अदर इंड को जो है टॉर्क दिया गया, तो उस केस में क्या हो जाता है हम लोग का K1 K2 बाई K1 प्लस K2। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं उसको 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ठीक, 1 बाई K1 प्लस K2 ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट 1 बाई इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होता है K1 प्लस K2 बाई K1 इंटू K2। जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा तो K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, चूँकि 1 बाई इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस प्रकार हम लोग को सीरीज और पैरेलल में पढ़ते हैं कि अगर कोई रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाए तो उसका क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। उसी प्रकार सेम जो है स्प्रिंग में भी होता है, अगर उसमें वन एंड फिक्स कर देगा, अदर एंड जो है उसमें टॉर्क लगाएगा तो हम लोग का वो पैरेलल का केस हो जाएगा। और जो हम लोग का स्टेप्ड पोर्शन में बोलेगा तो हम लोग का सीरीज का केस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है, इसी तरीके में आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब पूछ रहा है 327 नंबर, कोई एक क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग है, स्टिफनेस के है, बहुत अलग अलग इक्वल पार्ट में काट दिया गया है इस स्प्रिंग को। तो बोल रहा है हर एक पार्ट का स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट का स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा
तो n इंटू के हो जाएगा, जितना पार्ट में डिवाइड किए हैं आई इंटू जो उसका स्टिफनेस है वही हो जाएगा। द रिवेट्स आर मेड फ्रॉम डक्टाइल मटेरियल, तो यस रिवेट्स जो है हम लोग का डक्टाइल मटेरियल से बना हो रहता है। फॉर रिवेटिंग द साइज ऑफ होल ड्रिल्ड इन प्लेट इज ग्रेटर देन होगा सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट। सैंक डायमीटर जो है रिवेट का, सैंक डायमीटर जो रिवेट का है, जितना होल हम लोग को ड्रिल करना है प्लेट में उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो फिर उसके अंदर क्या होगा, वो पूरा डल जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है ग्रेटर देन रहना चाहिए, ना कि इक्वल टू, ना तो लेस देन। अब तो उसी में पूछा है कि फॉर 25 mm होल ड्रिल्ड इन प्लेट द डायमीटर ऑफ रिवेट सैंक शुड बी। 25 mm का होल ड्रिल करना है तो उस केस में डायमीटर ऑफ रिवेट सैंक कितना रहना चाहिए, तो 23 mm। कितना रहना चाहिए, 23 mm। ए नंबर जो है इसका सही उत्तर है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अनविस फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल एंड थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज गिवन बाय। डायमीटर और थिकनेस के केस में, रिवेट होल का डायमीटर और थिकनेस के केस में जो हम लोग का अनविस जो फार्मूला दिए थे वो d इक्वल टू 6√t था। ये सब उतना पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, इसमें उतना जानने का कुछ है भी नहीं। बोला दी रिवेट्स आर यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टनिंग, टेम्प्रोरी नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। इसको रिवेट को डाल करके इसको हम लोग हथौड़ी से, हैमर से जो है इसको ठोक देते हैं। 333 देखिए, बोल रहा व्हेन वन प्लेट ओवरलैप द अदर एंड द अदर टू प्लेट आर रिवेटेड टुगेदर विथ 2 rows ऑफ रिवेट द ज्वाइंट इज नोन एज। बोल रहा एक प्लेट है, ओवरलैप कर रहा है दूसरे प्लेट पर, सॉरी, एंड द 2 plates आर रिवेटेड टुगेदर विथ 2 rows ऑफ ज्वाइंट्स द ज्वाइंट इज नोन एज। तो ज्वाइंट, तो जो ज्वाइंट और चूंकि एक के ऊपर दूसरा रख रहे हैं तो ये तो एक लैप ज्वाइंट का केस हो गया, और उसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रो में रिवेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। दोनों केस आ गया, मतलब डबल रिवेटेड भी है और लैप ज्वाइंट भी है, दोनों तरफ रिवेट करेंगे 2 बार तो हम लोग का डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट हो जाएगा। 334 बोल रहा है when 2 main plates are kept in alignment butting each other and riveted with cover plate on both sides of the main plate with 2 rows of rivet in each main plate the joint is known as dash double cover butt joint। तो हम लोग क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड। दोनों तरफ से दोनों रो में करेंगे और बट ज्वाइंट में तो हम लोग क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड। 335 in riveted joint when the rivet in the various rows are opposite to each other the joint is said to be। अब बोल रहा है रिवेट करना है, रिवेट ज्वाइंट में बोल रहा है रिवेट किया जाएगा। रिवेटेड ज्वाइंट में जो है, जब रिवेट जो है अब एक रो जो है अपोजिट रहेगा दूसरे रो से, तो ऐसा ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रिवेटेड। चेन रिवेटेड इस तरीके से हम लोग का जो है रिवेट जो है मतलब एक चेन बनाएगा इस तरीके से, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेन रिवेटेड। In a riveted joint, when the rivets in the adjacent rows are staggered in such a way that the even rivet is in the middle of the 2 rivet of the opposite row, the joint is said to be diamond riveted। इसको नहीं बोलते, इसको जो है डायमंड रिवेटेड नहीं बोलते। डायमंड रिवेटेड का क्वेश्चन नेक्स्ट में आएगा, देखिए क्या बोला है। इन रिवेटेड जॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ रिवेट डिक्रीज फ्रॉम द इनर मोस्ट रो टू द आउटर मोस्ट रो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड रिवेटेड। और जो पिछले क्वेश्चन का जो इसका आंसर था वो हम लोग का जिगजैग रिवेटेड, इसका जो आंसर होगा जिगजैग रिवेटेड। लेकिन जब नंबर ऑफ रिवेट इंक्रीज करेगा इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट, मतलब एक यहाँ लगाए फिर यहाँ 2 फिर 3 इस तरह से इंक्रीज करेगा इनर टू आउटर मोस्ट रिवेट, तो हम लोग उस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, डायमंड रिवेट। डायमंड शेप कहा जाता है। बोला द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिवेट इन अ रो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पिच। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिवेट्स इन अ रो, अगर मान लेते हैं कोई प्लेट है इसमें रिवेटिंग किए हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। तो क्या बोलते हैं, पिच।
और कोई भी एक सेंटर, कोई भी एक रिवेट का सेंटर से और इसका जो अगले का जो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें दिया हुआ अच्छे तरीके से समझ आए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। बोल रहा है जो सेंटर ऑफ रिवेट होल है, सेंटर ऑफ रिवेट होल है और जो नियरेस्ट एज प्लेट है, या तो इधर जो नियरेस्ट होगा या तो इधर होगा, जिधर भी हम लोग का डिस्टेंस कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। या तो हम लोग का प्लेट इधर कम हो सकता है या तो प्लेट हम लोग का इधर कम हो सकता है। तो जिधर कम होगा उसका डिस्टेंस लेंगे सेंटर ऑफ रिवेट से नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन। 340 नंबर बोला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेसेंट रोज ऑफ जिगजैग रिवेटेड इज कॉल्ड बैक पिच। तो नहीं, फॉल्स है, उसको बैक पिच नहीं कहते हैं। 341 नंबर बोला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रोज इज कॉल्ड पिच। नहीं, अभी हम लोग ने पिच देखा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, इसलिए इसी को डिसएग्री। बोला रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, तो सैंक डायमीटर। ये आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन ये इसमें आया हुआ है कि रिवेट्स आर जनरली किसमें स्पेसिफाइड होता है, तो सैंक डायमीटर से हम लोग का स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट 343 नंबर बोला द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉकलिंग इन अ रिवेटेड ज्वाइंट इज टू मेक द ज्वाइंट। कॉकलिंग दिया जाता है रिवेट ज्वाइंट में ताकि हम लोग का वो जो है लीक प्रूफ हो। हम लोग का जो रिवेट का जो ज्वाइंट हो वो क्या हो, लीक प्रूफ हो, इसलिए हम लोग कॉकलिंग का यूज करते हैं। और रिवेटेड ज्वाइंट में फेल बाय पूछ रहा है, रिवेट ज्वाइंट फेल हो सकता है किस तरीके से, देखिए टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, मतलब कोई भी एक एज से प्लेट टूट गया हो। टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट्स, कोई एक रो ऑफ रिवेट जो डाले हम लोग वहां से शेयर टूट गया हो। शेयरिंग ऑफ रिवेट, रिवेट ही हम लोग का टूट गया हो, तो एनी ऑफ दिया हो, तीनों में से अगर कोई भी होगा तो हम लोग का क्या होगा, रिवेट ज्वाइंट जो है हम लोग का फेल हो जाएगा वहां पे। 345 नंबर बोला इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट दैट इज मार्जिन शुड बी। बोल रहा है यहाँ पर कि टीयरिंग को, जो पिछला में वो क्वेश्चन में दिया गया था, रिवेट ज्वाइंट को फेल करने के लिए, मतलब टीयरिंग को सस्टेन करने के लिए हम लोग का जो है मार्जिन कम से कम कितना रहना चाहिए, तो 1.4 बोल रहा हूँ, 1.5 डी, मतलब 1.5 डी रहना चाहिए, जो कि डायमीटर ऑफ जो हम लोग का रिवेट है उसके कंडीशन में। अ लैप ज्वाइंट इज ऑलवेज इन, लैप ज्वाइंट जो हम लोग का सिंगल शेयर में होता है या डबल शेयर में होता है, तो वही जो लैप ज्वाइंट हमेशा जो है सिंगल शेयर में ही होता है। 347 नंबर आइए, बोल रहा है डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट विथ इक्वल स्ट्रैपेज। बोल रहा है डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। देखिए लैप ज्वाइंट होता है एक के ऊपर एक दूसरा रखते हैं, बट ज्वाइंट होता है एक एज से दूसरा एज जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं, ये बट ज्वाइंट है और ये लैप ज्वाइंट है। तो बट ज्वाइंट के केस में बोल रहा है कि अ डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट विथ इक्वल स्ट्रैप इज, तो उसमें इसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज इन डबल शेयर। और लैप ज्वाइंट में हमेशा जो है सिंगल शेयर। लैप के ज्वाइंट के केस में बोलेगा तो हमेशा जो है सिंगल शेयर होगा, लेकिन बट के केस में बोलेगा तो डबल शेयर, मतलब दोनों जो है हम लोग का शेयर ऑफ करेगा। अब देखिए फोर्स पूछा गया है यहाँ पर, टीयर ऑफ कितना मतलब फोर्स लगेगा, इक्वेशन पूछा गया है यहाँ पर। 348 नंबर पूछा द पुल रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ। तो इसका केस में क्या हो जाएगा हम लोग का, P/D इंटू टी इंटू सिग्मा टी, सिग्मा टी या फिर सिग्मा टी बोलिए या टॉ बोलिए या सिग्मा सी बोलिए, एक ही चीज है। परमिसिबल टेंसाइल, शियरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस, और जो टी है हम लोग का थिकनेस ऑफ प्लेट, पी जो है पिच ऑफ रिवेट। तो हम लोग का जो पुल रिक्वायर होगा टीयर ऑफ रिवेट करने के लिए P-D इंटू टी इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब पूछा है डबल शेयर अगर रहेगा तो हम लोग का कितना जो है पुल रिक्वायर होगा, तो π/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू टॉ, π/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू टॉ जो हम लोग का पुल रिक्वायर जो होगा शेयर ऑफ करने के लिए। 350 नंबर बोल रहा है द पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द
द पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेट पर पिच लेंथ, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, पुल पूछ रहा है क्रश करने के लिए रिवेट पर पिच लेंथ, तो डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस के केस में हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक रखते हैं, 350 क्वेश्चन तक रखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में कैरी ऑन होंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है बाकी सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें। हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 350 क्वेश्चंस तक हो चुका है। 480 क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 2 लेक्चर और इसमें जाएगा, क्योंकि हम लोग का 130 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो हाँ, 2 लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद जो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है मैं चालू करूँगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है हम लोग का अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तब तक इसको जो है रिवीजन करते रहिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।